छतरपुर वाले हैं उनको पहली बार मेटामॉर्फिक्स से वास्ता पड़ रहा है, अदरवाइज छतरपुर में तो सब ग्रेनाइट ही ग्रेनाइट है, बुंदेलखंड ग्रेनाइट है। भोपाल में सिर्फ विंध्यंस है। यहाँ आके हमको मेटामॉर्फिक्स भी हैं जो प्रोटेरोजोइक पीरियड की हैं, जिसको महाकौशल ग्रुप कहते हैं। जैसे विंध्य प्रदेश कहते हैं, किसको कहते हैं विंध्य प्रदेश? रीवा वाला क्षेत्र वो विंध्य प्रदेश कहलाता है। ऐसे ये जो एरिया है जबलपुर वाला, ये महाकौशल कहलाता है। तो इंडियन स्ट्रेटिग्राफी में महाकौशल ग्रुप नाम से भी एक सक्सेशन है। तो जो प्रोटेरोजोइक पीरियड की है, मतलब 2.5 गीगा एनम, क्या कहते हैं, 2 अरब साल वाले, 2 से 2.5 अरब साल वाली जो पुरानी है। तो जो ओल्डेस्ट रॉक्स हैं यहाँ जबलपुर में, वो जो प्रोटेरोजोइक पीरियड की हैं, प्रोटेरोजोइक मतलब आर्कियन के बाद वाला जो पीरियड है वो प्रोटेरोजोइक, वो जो रॉक्स हैं वो सब महाकौशल ग्रुप ऑफ रॉक्स कहलाती हैं। और जो यहाँ बेसमेंट बनाती है, मतलब आधार में महाकौशल ग्रुप ऑफ रॉक्स हैं, विच आर दी ओल्डेस्ट रॉक्स। और उसमें कौन सी हैं? सब मेटामॉर्फिक हैं। तो यहाँ हम 2-3 चीज़ें समझ लें। एक तो फील्ड में हम क्या देखते हैं, है ना, एटीट्यूड पहचानना होता है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये सभी इंक्लाइंड रॉक्स हैं। देख पा रहे हैं आप? ये इस तरह की रॉक्स हैं, देख पा रहे हैं, ऐसी, ठीक है ना। वो आप देख रहे हैं, ये पतली पतली लेयर्स दिख रही हैं, ये टूट भी रही हैं, और ये माइका भी चमक रहा है। ये पतली पतली जो लेयर दिख रही हैं, ये जो लेयरिंग है यही फॉलिएशन कहलाता है। इसी को हम सिस्टोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोसिटी। तो सिस्टोसिटी सिस्ट की विशेषता है, और सिस्ट एक मेटामॉर्फिक रॉक है। इसका मतलब ये मेटामॉर्फिक रॉक हुई, है ना। और इस मेटामॉर्फिक रॉक में चूंकि कंपैरेटिवली ये सॉफ्टर है और ग्रीन कलर की है, तो ग्रीन कलर की मेटामॉर्फिक रॉक क्लोराइट ही होती है, मतलब क्लोराइट सिस्ट होती है। तो ग्रीन कलर के 2 मिलन है, एक ग्लाइकोनाइट ग्रीन होता है और एक क्लोराइट ग्रीन होती है, ठीक है ना। तो ये जो है ये क्लोराइट सिस्ट है। तो मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं तो ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म पढ़ते हैं, है ना। बस है ना, ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म। तो ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म शुरू होता है। ग्रेड का मतलब इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस को हम ग्रेड कहते हैं। अगर ये टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस कम है कंपैरेटिवली, मैं एग्जैक्टली टेम्परेचर प्रेशर फिगर नहीं बता रहा हूँ, कम ग्रेड है। कम ग्रेड का मतलब टेम्परेचर का ग्रेड भी कम है और प्रेशर का ग्रेड भी कम है। तो जो सबसे पहले मिनरल बनता है उसको हम कहते हैं क्लोराइड। और ऐसे जोन को, ऐसे इन्हीं मिनरल्स के आधार पर जोन बनाए गए हैं। तो सबसे पहले क्लोराइड जोन बनेगा, फिर बायोटाइट जोन बनेगा, फिर गार्नेट बनेगा, फिर एंडोलिसाइट, सिलिमेनाइट, काइनाइट। तो ये इंक्रीजिंग ग्रेड के साथ में ही ये मिनरल्स भी बनेंगे। तो यदि हमको मिनरल्स मालूम है तो हम जोन बता सकते हैं या ग्रेड बता सकते हैं। और यदि हमें ग्रेड मालूम है तो बता सकते हैं उसमें कौन सा पॉसिबल मिनरल हो सकता है। तो जो इनिशियल स्टेज है, जो लो ग्रेड मेटामॉर्फिक कंडीशंस हैं, उसमें सबसे पहले क्लोराइड बनता है। तो हम जहाँ खड़े हैं, ये चूंकि क्लोराइड सिस्ट है, तो मतलब ये लो ग्रेड मेटामॉर्फिक जोन में है हम, ठीक है ना। तो लो ग्रेड मेटामॉर्फिक जोन से आप आगे जाएंगे, थोड़ा सा और आगे अपन चलेंगे इस पे, तो वहाँ देखेंगे तो जो मिनरल कंपोजिशन है वो डिफरेंटली चेंज हो जाएगा। इसका मतलब मेटामॉर्फिज्म का जो ग्रेड है, जो इंटेंसिटी है, उसमें चेंज हुआ है। तो ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म इस तरफ बढ़ता जा रहा है, इस तरफ कम हो रहा है। मतलब यहाँ खड़े हैं, कम है, तो एक तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म जिधर बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ेगा? कहाँ बढ़ेगा? जहाँ मैग्मेटिक इंट्रूजन हुआ होगा वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि जिधर हम मेटामॉर्फिक ग्रेड बढ़ रहा है, मतलब वहाँ कहीं मैग्मेटिक एक्टिविटी या मैग्मेटिक इंट्रूजन की पॉसिबिलिटी है। तो मतलब वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मैग्मेटिक इंट्रूजन। तो यहाँ खड़े खड़े हम बता पा रहे हैं कि यदि हम इधर जा रहे हैं और मिनरल कंपोजिशन चेंज हो रहा है और ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म चेंज हो रहा है, से लेके आगे गार्नेट माइका सिस्ट मिल रही है या स्टारलाइट माइका सिस्ट मिल रही है, इसका मतलब मेटामॉर्फिज्म का ग्रेड बढ़ रहा है। तो वहीं कहीं आसपास आपको मैग्मेटिक इंट्रूजन या मैग्मेटिक बॉडी मिलना संभव है, क्योंकि टेम्परेचर कहाँ से आया अल्टरेशन के लिए, मेटामॉर्फिज्म के लिए। तो 2 ही सोर्स हैं। एक तो जिसको हम कहते हैं जियोथर्मल ग्रेडियंट। जियोथर्मल ग्रेडियंट का मतलब पृथ्वी में गहराई के साथ तापमान में वृद्धि होना। तो हर 1 किलोमीटर पर, 2 किलोमीटर पर, 10 किलोमीटर पर एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जितना डीपर वी गो द हायर इज द टेम्परेचर, जिसको कहते हैं जियोथर्मल ग्रेडियंट। तो चूंकि हम सरफेस पर ही एक्सपोज हैं, तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जो मैग्मेटिक इंट्रूजन था वही सरफेस पे आया, तो तापमान बढ़ेगा ना आसपास की चट्टानों में। तो उस टेम्परेचर के कारण जहाँ आग जली है तो वहाँ के आसपास गर्म होंगे ना, तो टेम्परेचर वहाँ से आया। ठीक है। तो जिधर ग्रेड बढ़ेगा उधर मैग्मेटिक इंट्रूजन होने की पॉसिबिलिटी है, मतलब डाइक और सेल और ये कुछ हमको मिलेगा।
बात समझ आ रही है? सर, तो जैसे किसी भी बाहर आउटक्रॉप में, एक्सपोजर में हम पहले तो ये पहचाने उसका एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड का मतलब अगर वो प्लेन इंक्लाइंड प्लेन दिख रहा है ना, देख पा रहे हैं हमको लाइनें दिख रही हैं, यस सर, और सिर्फ एक भी मत देखिए और सब में चल के देखिए, देखो सभी ऐसी हैं, इसी तरफ झुकी हुई हैं, यस सर, देख पा रहे हैं, यही है ना एटीट्यूड। यस सर, तो हमको Incline है सर। पहले हमको ओरिएंट करना आना चाहिए कि इसमें दरअसल उसका फैलाव कैसा है, इसी तरह का फैलाव है। हमने एक में नहीं देखा, सब में देखा, सब इसी तरह से है। तो हम यहाँ नापे या वहाँ नापे, वहाँ नापे, सब एक ही तरफ आएगा क्योंकि सब एक दूसरे के पैरेलल है। यस सर, इसका मतलब इसमें ये तो हो गई स्ट्राइक लाइन, यस सर, आ गया समझ। तो किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर, अब ये चूंकि बेडिंग प्लेन है या फॉलिएशन प्लेन है, एक ही बात है, फॉलिएशन की बात कर सकते हैं हम, इसी को हम सिस्टोसिटी की बात करेंगे, सिस्टोसिटी प्लेन है, तो उस पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो तो हो गई इसकी स्ट्राइक। तो इसका मतलब स्ट्राइक तो ऐसी आएगी, बेंटर पकड़ना तो आपको आता ही है, तो यहाँ ऐसे पकड़ेंगे हम, होल्ड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, स्ट्राइक। क्या पढ़ना है हमको, उसमें पढ़ना है, एजीमुथ में ही पढ़िएगा, आसान है। एजीमुथ का मतलब होल सर्किल रीडिंग, मतलब नॉर्थ एंड ही पढ़ें। ये हो जाएगी स्ट्राइक, और डिप किस तरफ है, इस तरफ है, तो हम इसको इधर कर लेंगे, ये डिप। तो पहले तो हमको उसका एटीट्यूड निकाल लें, एक आध जगह डिप स्ट्राइक निकाल लें, ठीक है ना। तो आज समझ में आ रही है आप इसमें। तो ये एग्जैक्टली क्लोराइड लगेगा, क्लोराइड माइका सिस्ट है, देख पा रहे चमक, यस सर, इसको कहते हैं शीन। तो ये जो चमक है ये माइका की वजह से होती है। तो ये रॉक तो हो गई क्लोराइड माइका सिस्ट, और क्लोराइड इज ए लो ग्रेड मिनरल, Yes, तो ये लो मेटामॉर्फिक ग्रेड कंडीशंस बताता है। और ठीक है, आ रहा समझ में। तो अभी आप पिछले साल यूजी किया आपने, सर, एक बात दोबारा छतरपुर से आए वो तो एक बात दोबारा बता देते। तो एक चीज़ और देख रहे हैं, फिर आप वो दोनों लोग तो इसमें फोल्डिंग भी दिखा दें, फिर आप आराम से वो लेते रहिएगा, यस क्योंकि एक ही जगह पे खड़े होकर हम सारी चीज़ें नहीं बता पा रहे। अब हमने जितना देखा वो समझ लिया ना, यस तो हमने क्या पहचाना, ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म भी पहचाना, यस सिस्टोसिटी भी पहचाना, फॉलिएशन भी पहचाना, और मिनरल आइडेंटिफिकेशन। भाई मिनरल के आधार पर ही तो रॉक पहचानते हैं, और चूंकि उसमें पैरेललिज्म है यानी समानांतर व्यवस्था है, तो किसी भी रॉक में कंपोनेंट मिनरल्स का जो पैरेललिज्म हो, समानांतरता हो, तो वो केवल और केवल मेटामॉर्फिक रॉक का ही सूचक है। तो हमने इग्नियस रूल आउट हो गई और सेडिमेंट्री रॉक रूल आउट हो गई। मतलब ये इग्नियस नहीं है, सेडिमेंट्री नहीं है, क्योंकि इग्नियस में भी समानांतरता नहीं होती है और इग्नियस में भी समानांतरता नहीं होती है। समानांतरता किसकी, फैब्रिक एलिमेंट्स की। फैब्रिक एलिमेंट मतलब जिन मिनरल से वो रॉक बनी है। तो यदि हमें समानांतरता दिख रही है, समानांतर न केवल क्लीवेज की नहीं, समानांतरता कंपोनेंट मिनरल्स की, पैरेललिज्म मिलता है, तो वो केवल और केवल मेटामॉर्फिक रॉक का है। अब हम देख पा रहे हैं ये हरे रंग का है, तो हरे रंग के दो तीन ही मिनरल हैं, एक ग्लैकोनाइट है, एक एक्टिनोलाइट है। एक्टिनोलाइट चूंकि रेडिएटिंग होता है, फाइब्रस होता है, तो वो रेडिएटिंग नहीं है, तो एक्टिनोलाइट नहीं है। बात समझे हम किस तरह से चीज़ों को बड़े से छोटा करते जाते हैं। ग्रीन कलर में कितने मिनरल हैं, क्लोराइट है, एक्टिनोलाइट है, ग्लैकोनाइट है। तो ग्लैकोनाइट नॉर्मली ग्रेन्यूल्स के रूप में मिलता है, मेटामॉर्फिक्स में कमी है। एक्टिनोलाइट रेडिएटिंग होता है, फाइब्रस होता है, वो भी नहीं है, तो बचा क्लोराइट। मैं बोलता हूँ तार्किकता, लॉजिकली यूं ही नहीं बोल रहा है। ग्रीन कलर के पॉसिबल कौन कौन से हैं, तो 2-3-4 मिनरल ही हैं। एक मेलाकाइट होता है ग्रीन कलर का, तो मेलाकाइट तो चूंकि कॉपर मिनरल है, तो वो मिनरलाइजेशन के रूप में मिलता है, इतने बड़े मास स्केल पे नहीं होगा, वो स्पॉट में होगा, जगह जगह होगा। एक एपिडोट होता है, तो वो डिफरेंट ग्रीन एपिडोट है ना, वो ये वाला ग्रीन नहीं है, वो हल्का ग्रीन होता है बहुत। तो और चमक भी दिख रही है, तो चमक मस्कोबाइट की वजह से आती है। तो ये हो गया क्लोराइड माइका सिस्ट, ठीक है, समझ आ रहा है। और क्लोराइड माइका सिस्ट है, चूंकि सिस्टोज है, पैरेललिज्म है, तो किसी भी रॉक में जिसमें पैरेललिज्म हो, फैब्रिक एलिमेंट्स की समानांतर व्यवस्था हो, तो वो रॉक तो सिस्ट हो गई। अब फैब्रिक एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो चमक वाला मस्कोबाइट दिख रहा है या माइका, और एक ग्रीन कलर का क्लोराइड है, तो जो फैब्रिक एलिमेंट है उसी की सिस्ट हो गई। तो ये हो गई क्लोराइड माइका सिस्ट। प्योरली क्लोराइड भी नहीं कह रहे थे, क्योंकि वो चमक हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर 3 मिनरल होते तो वो तीनों के नाम लेते हैं। तो ये हो गई क्लोराइड माइका सिस्ट है। और क्लोराइड लो मेटामॉर्फिक ग्रेड का सूचक है, तो मतलब ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म भी हम बता पाए। तो पहली जो इनिशियल स्टेज है, और इधर बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, लो ग्रेड स्लेट मिलना चाहिए। स्लेट इससे भी लो ग्रेड वाली तो क्या मिलेगी, स्लेट। स्लेट से बनेगा, फिर वो क्लोराइड बनेगा, फिर उसके बाद में बायोटाइट बनेगा, फिर उसके बाद में गार्नेट बनेगा, उसके बाद में
स्टारोलाइट, काइनाइट और एंडेलोसाइट। ये ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म बढ़ने के सूचक हैं। ये रट लेना ये चीज़ें। मतलब मिनरल के अब वो ग्रेड निकालने के दो तरीके हैं, या तो हमें ग्रेड पता हो तो ये मिनरल बनेगा, यस सर, और चूंकि फील्ड में हमें मिनरल मिलने हैं तो मिनरल ये है तो हम ग्रेड बता सकते हैं। यस सर, हाई ग्रेड है, मीडियम ग्रेड है, लो ग्रेड है। तो ये लो ग्रेड इधर है और इस तरफ हाई ग्रेड है, तो इधर और भी लो ग्रेड होगा। Yes, sir. तो इससे लो ग्रेड में क्या होगा, सबसे इनिशियल स्टेज में स्लेट बनती है, स्लेट और स्लेट में कोई मिनरलाइजेशन नहीं होता। स्लेट में कोई मिनरलाइजेशन नहीं होता, मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, रिक्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। तो वही जो फैब्रिक एलिमेंट हैं वही क्या हो जाते हैं, इंड्यूरेटेड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। जो अंतर कच्ची ईंट और पक्की ईंट में है ना, जो अंतर कच्चे मटके और पक्के मटके में है ना, वो तो वही ईंट और या मटका जो पका दिया आग में तो सख्त हो गया ना, यस सर, तो वही स्लेट ना, रिक्रिस्टलाइजेशन नहीं हुआ। जो फैब्रिक एलिमेंट थे वही इंड्यूरेट हो गए, कठोर हो गए। तो क्या बनेगा, पहले स्लेट बनेगा, और स्लेट उसके बाद में बनेगा फिलाइट बनेगा। फिलाइट में माइका रिक्रिस्टलाइज होने लगता है, तो इसमें जो माइका रिक्रिस्टलाइज हुआ ना, उसके साथ साथ क्लोराइड भी है। तो अभी फ्लाइट नहीं रहा, अभी क्लोराइड माइका सिस्ट हो गया। और इसमें सिर्फ माइका होता, बाकी क्वार्ट्ज वैसे ही रहता पुराना वाला, तो फ्लाइट हो जाता। आगे समझ अंतर क्या है? तो फ्लाइट में और स्लेट में अंतर क्या है कि फ्लाइट में माइका का रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, बाकी फैब्रिक एलिमेंट वही रहते हैं। बाकी कौन से बचे, मेनली क्वार्ट्ज फेल्सपार रहते हैं। तो माइका रिक्रिस्टलाइज हो जाए, बाकी फैब्रिक एलिमेंट वही रहे जो पैट्रिक रॉक में थे, उसको फ्लाइट कहते हैं। तो फ्लाइट की पहचान है, उसमें माइका की चमक दिखेगी और स्लेट में नहीं दिखेगी, क्योंकि उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन नहीं हुआ है, बस इंड्यूरेशन हो गया है। तो इनिशियल स्टेज हो गई स्लेट, उसके बाद वाली चमकीली हो गई है। चमकीली का मतलब मस्कोबाइट रिक्रिस्टलाइज हुआ है, तो वो शीन या चमक आ गई है, तो वो बन गया फ्लाइट। और उसमें माइका के साथ में क्लोराइड बन गया है, तो ये दोनों ही रिक्रिस्टलाइज मिनरल है। क्लोराइड अर्ली स्टेज में बनता है, उसके बाद वाले मिनरल बाद की ग्रेड के में बनते हैं। बात समझ आ रही है? क्या पहचानना है, पहले आउटक्रॉप पहचानना, आउटक्रॉप में ओरिएंटेशन पहचानना कि वो किस तरह से अलाइनमेंट है। अगर बेड्स हैं तो बेडिंग प्लेन्स, सिस्टोसिटी है या क्लीवेज है या फोलिएशन है, उनका अलाइनमेंट, उनका पैरेललिज्म देखना है ना। तो और उस समानांतरता में हमें कोई क्षैतिज लाइन देखना, उसके समानांतर बंटन को रखना, ये हम निकालेंगे स्ट्राइक। और जिधर उसका झुकाव है, झुकाव की तरफ ये जो साइटिंग आर्म है उधर करके 90 डिग्री पर ये हम निकालेंगे इसकी डिप और डिप डायरेक्शन। ठीक है ना। तो एक चीज़ और समझ लें इसमें, क्योंकि कंप्रेसिव फोर्सेस भी हैं लगी हैं, तो जब ऐसा होगा तो फोल्डिंग भी बनेगी ना। बस समझ आप किसी चीज़ को ऐसे कंप्रेस करेंगे तो जो इतने में फैली थी, अब वॉल्यूम कम हो रहा है ना, तो वॉल्यूम कम हो रहा है, यहाँ की चीज़ें उठेंगी तो क्या बनेगा, फोल्डिंग बनेगी। अरे समझ। तो चूँकि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हैं, और ये जो पैरेललिज्म है, तो प्रेशर ऐसे ही लगा होगा तब तो चपटी हुई है ऐसी। तो ये प्रेशर की डायरेक्शन होगी, तो हमें कहीं ना कहीं फोल्डिंग दिखना चाहिए, पॉसिबिलिटी है ना। तो देखिए यहाँ देख लीजिए आगे भैया, एक आध वो जियोटेक कैमरे से ले लेना यार। ये देखिए होल्डिंग, यस सर, ये तो है सर, चैब्रॉन देख पा रहे हैं आप? चैब्रॉन ही तो है। देख रहे हैं कितनी ये शार्प क्रेस्ट दिख रही है, देख रहे हैं ये शार्प क्रेस्ट, ये ट्रो, फिर ये क्रेस्ट देख रहे हैं, ये शार्प क्रेस्ट। और ये क्रेस्ट जो है ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, देख रहे हैं झुकी हुई है। यस सर, इंक्लाइन। तो जिसमें फोल्ड की जो क्रेस्ट है या जिसको हम हिंज एरिया कहते हैं, वो क्षैतिज ना होके इंक्लाइंड, देख पा रहे हैं आप ये, और नुकीला है, तो ये चैब्रॉन फोल्डिंग कहलाती है। देख पा रहे हैं आप ये, यहाँ पे दिख रहा नहीं। तो एक आध ये रख के फोटो खींच लें, ये फोल्डिंग भी दिख रही है हमको। तो फोल्डिंग कैसी हुई है, इसका मतलब यहाँ से कंप्रेशन हुआ है ना, ये हुआ ना कंप्रेशन, यही तो है यार। तो ये कंप्रेसिव डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। करो, इसका मतलब ये सिग्मा 1 है, देख पा रहे हैं ना, सिग्मा 1 मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस। तो मैक्सिमम स्ट्रेस के परपेंडिकुलर ही तो ये कंप्रेस होंगे ना, तो ये सिग्मा 1 है। तो आगे सामने फोल्डिंग देख पा रहे हैं आप, ये छोटे छोटे, और ये किताबों में पढ़ा है जिसकी इतनी शार्प क्रेस्ट, अदरवाइज क्या है ऐसे गोलाई लिए हो रहती है ना, वो ना लेके ये शार्प दिख रही हैं। तो आप इसका क्या निकालेंगे, इनका क्या निकाल सकते हैं हम, कौन सा फोल्ड है? फोल्ड दो ही तरह के होते हैं,
बाकी तो बकवास है, नाम ही समझने के लिए दो ही तरह के, या तो प्लंजिंग होंगे या नॉन प्लंजिंग। यस सर। बाकी एंटी क्राइम, एंटी फॉर्म, सिनफॉर्म, ये तो बीएससी लेवल की बात है ना। तो क्या फोल्ड होंगे, प्लंजिंग या नॉन प्लंजिंग, ठीक है ना। और प्लंजिंग नॉन प्लंजिंग किसके आधार पर है, क्या उनमें प्लंज है या नहीं है। प्लंज है प्लंजिंग फोल्ड, प्लंज नहीं है नॉन प्लंजिंग फोल्ड, ठीक है ना। बाकी के नामकरण तो आसान है। तो प्लंज किसका होता है, हिंज एरिया का। ये हिंज है, हिंज मतलब जो सबसे शार्प जो क्रस्ट एरिया है ना, जहाँ सबसे ज़्यादा कर्वेचर है, सबसे ज़्यादा मुड़ाव हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा मुड़ाव ये हुआ, देख पा रहे हैं, यहाँ कम हुआ, यहाँ मैक्सिमम, तो ये कम होता गया, तो ये मैक्सिमम कर्वेचर, इसी को हम हिंज कहते हैं, इसी को हिंज कहते हैं। तो जो हिंज एरिया शार्प है, तो हिंज एरिया कैसी दिख रही है आपको, देख पा रहे हैं, ये इंक्लाइन दिख रही है नहीं। तो हम क्या पढ़ेंगे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। तो यहाँ अब आप इसको घुमाएंगे तो इसको हॉरिजॉन्टल कर लें, किसको, ट्यूब को, देख पा रहे हैं, ये ट्यूब को, ये आगे ना बुलबुला दिख रहा नहीं, बबल बीच में आ गया, तो मैंने देख रहा वो सेट किया, वो सेट कहाँ दिख रहा है, ये तो हॉरिजॉन्टल भी रखा था। ये आप करिएगा, देख रहे हैं, एक बार मैं करके बता रहा हूँ, ये दिख रहा ना ट्यूब, ये घूम रहा ट्यूब को, बुलबुला दिख रहा है, ये बीच में आ गया, ये बबल। दिख रहा है, ये बीच में आ गया, बबल आ गया। अब ये रीडिंग देखो किधर आ रही है, ये आ रहा है 10, 12, 14 डिग्री। देखिए कहाँ आ रहा है, ये काला वाला जीरो दिख रहा है ना, काले के बीच में जीरो दिख रहा है, और वो जीरो अंदर कहाँ मिल रहा है, 10 के बाद में 15 से थोड़ा सा पहले, उतने डिग्री, 14 डिग्री प्लंज आ गया। और सर प्लंज कैसे निकालते हैं, किसी भी प्लंज किसका होता है, लाइन का, और डिप किसका होता है, प्लेन का। आगे सर, डिप किसी 3 डायमेंशनल प्लेन का झुकाव को हम डिप कहते हैं, और किसी लाइन के झुकाव को प्लंज कहते हैं। तो ये क्या है, लाइन है ना, लाइन है कि प्लेन है, लाइन है, तो लाइन का झुकाव क्या कहलाएगा, प्लंज। और ये क्या है, प्लेन, और प्लेन का झुकाव डिप कहलाएगा। समझ आ गया ना। तो डिप तो वैसी ना, जैसे डिप नापते हैं वैसी प्लंज नापते हैं, यानी क्षैतिज तल से किसी प्लेन का झुकाव डिप है, किसी क्षैतिज तल से किसी लाइन का झुकाव प्लंज। और ये हिंज एक लाइन है, तो लाइन का झुकाव क्या कहलाएगा, प्लंज। तो ये प्लंज हो गया 14 डिग्री, 15 डिग्री। और ये किधर है, ये डायरेक्शन निकल आई है, ये किधर है हमारा, नॉर्थ नहीं भाई, ये नॉर्थ एंड पड़े, जिसमें लाल पेंट लगाइए, ज़्यादा हिला दे, इसको थोड़ा सा कम कर दें। किधर रखो आइए, ये वाला एंड 100 से कम है, तो 100 लिखिए ना सीधा। 100 का मतलब क्या हुआ बताइए, क्वाड्रेंट में क्या हुआ, 100 डिग्री क्वाड्रेंट में क्या हुआ, 100 डिग्री, दिमाग लगाइए। ईस्ट और साउथ, नहीं भाई, उसको हम साउथ 80 डिग्री ईस्ट पढ़ेंगे ना। 100 डिग्री का मतलब ईस्ट तो 90 पे आता है, और 100 डिग्री है, तो 100 कहाँ पहुँच गया, साउथ ईस्ट में पहुँच गया, मतलब साउथ से 80 डिग्री ईस्ट। तो हम ईस्ट 10 डिग्री नॉर्थ साउथ नहीं कहेंगे, साउथ 80 डिग्री ईस्ट कहेंगे। तो बेहतर क्या होता है, एजीमुथ पढ़ना। एजीमुथ मतलब बाहर वाले सर्कल में जहाँ नॉर्थ आ रहा है, वो 100 आए, 150 आए, 200 आए, 250 आए, 355 आए, ये बेहतर है। लिखना भी बेहतर है, याद करना भी बेहतर है, आसान है ना। जरूरत पड़े क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करना है तो आप वैसे कर लीजिए भाई। 90 ईस्ट पे होता है, 180 साउथ पर होता है, हमारी 100 है, तो 100 का मतलब ईस्ट से 10 डिग्री साउथ की तरफ, तो हम लिखेंगे क्या, साउथ 80 डिग्री ईस्ट। आगे सुनो, और चूंकि लाइन है तो लाइन का झुकाव तो एक ही तरफ होगा, लेकिन जो स्ट्राइक है वो लाइन दोनों तरफ जा रही है, आर पार जा रही है ना, इसलिए स्ट्राइक को हम दोनों तरफ से लिखेंगे, नॉर्थ से भी लिखेंगे और साउथ से भी लिखेंगे, है ना। तो अंतर कितना होगा उस लाइन में, 180 डिग्री का। लाइन पे कितने डिग्री का कोण होता है, 180 का होता है। तो नॉर्थ एंड जिधर है उसकी 180 डिग्री अपोजिट पे साउथ एंड होगा। सरस। तो अब आपने ये सीख लिया, क्लोराइड सिस्ट है, क्लोराइड माइका सिस्ट है, इसमें फोल्डिंग भी हुई है। फोल्डिंग क्योंकि ये कंप्रेशन है, तो जहाँ से कंप्रेशन लगेगा, दबाव होगा, तो यहाँ की चीज जो इतने में फैली थी अब उसको उड़ाएंगे ना, वॉल्यूम कम होगा, तो मटेरियल कहाँ जाएगा, यही ऊंचा जाएगा। ऐसे तो हिमालय बना था ना, क्या हुआ, ये प्लेट इंडियन प्लेट मूव हो रही है ना, तो क्या होगा, ये एरिया उठागा ना, तो हिमालय तो कई बना इंडियन प्लेट के मूवमेंट के कारण, तो ये एरिया कंप्रेस हुआ है ना, तो वो वॉल्यूम कहाँ जाएगा, उठेगा ना, तो फोल्डिंग डेवलप होगी, है ना। तो फोल्डिंग
एक नंबर 1 फोल्डिंग और नंबर 2 सिस्टोसिटी। दिख रहा है ना ये सब समानांतर क्लीवेज Lineation से। उस तल पर हम देख रहे थे। तो ये कहाँ होगा? ये भी कंप्रेशन के परपेंडिकुलर ही तो होगा। जहाँ से दबाएंगे तो चीज़ें चपटी होती जाएंगी ना, है ना। इतने सारे कागज़ हम यहाँ से दबाते जा रहे हैं तो सब यहाँ से जुड़ गए ना, तो सब कागज़ एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगे ना। तो इसमें क्या रिलेशन हुआ? समानांतर कागज़ प्रेशर के परपेंडिकुलर होंगे, यही ना। तो हम क्या देख पा रहे हैं? समानांतरता है ना, पैरेललिज्म है ना, किसकी? फैब्रिक एलिमेंट्स की। तो किधर होगी वो? सिग्मा 1 के परपेंडिकुलर, सिग्मा 1 के। तो वही तो था। तो हमने वहाँ भी देखा सिस्टोसिटी है, फॉलिएशन है या क्लीवेज है, तो वो सब ऐसे है ना, चपटे हैं ऐसे। इसका मतलब यही सिग्मा 1 रहा होगा ना, तो उसके परपेंडिकुलर तो बनेंगे। 2-3 चीज़ें समझ पाए। तो ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म समझ पाए क्या होता है? मिनरल्स, हमें तो फील्ड में क्या मिलेगा? रॉक्स मिलेंगे तो मिनरल्स मिलेंगे तो हम अगर ये पहचानना कि इग्नियस है कि सेडिमेंट है कि मेटामॉर्फिक है, तो हमने इग्नियस खत्म कर दी। किसके आधार पर? सिस्टोसिटी मिल रही है, पैरेललिज्म मिल रहा है, वो जो कंपोनेंट मिनरल्स हैं वो चपटे हैं, पत्रित हैं, फॉलिएटेड हैं, वो इक्विडायमेंशनल बहुत कम है। तो इग्नियस खत्म हो गया, सेडिमेंट्री खत्म हो गया, ठीक है ना। तो मेटामॉर्फिक पे आ गए, तो मेटामॉर्फिक है तो पैरेललिज्म होगा तो ग्रेड ऑफ तो मेटामॉर्फिक है तो ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म पे भी आ गए मिनरल्स के आधार पर, है ना। कोई सवाल है तो पहले पूछें, फिर आप थोड़ा सा बेंटर का यूज़ करें, जियोटेक कैमरे का यूज़ करें, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड निकालें। तो मैं आपको फिर से चूँकि लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड आप जीपीएस यूज़ कर रहे हैं, जियोटेक कैमरा में जीपीएस है, तो वो आपका 2 अंक आपके आएंगे दशमलव से पहले और बाकी 6, 7, 8 अंक आएंगे दशमलव के बाद। और आपका जो टोपो शीट है वो होता है डीएमएस में, डिग्री मिनट सेकंड में। तो वो मैंने शायद बताया, अगर भूल गया तो एक बार और बता दूंगा मैं। तो आप जो जियोटेक कैमरा से लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड नोट करेंगे और आपके पास जो टोपो शीट पे उसमें अंतर है। ये डिग्री में है जीपीएस और वो डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में है। तो जीपीएस की वैल्यू को जो डिग्रीज में है उसको हम मिनट और सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं ताकि हम टोपो शीट पे प्लॉट कर सकें। तो ये चीज़ें मैं बता दूँगा। तो पहले हम प्रिंटर का यूज़ कर लें एक बार और उसके बाद में डिग्रीज को डीएमएस में कन्वर्ट करना, ठीक है। चलिए, तो ये ब्रेंटन लो और थोड़ा सा वहाँ रीडिंग लो, 2, 3, 4 लो, उसमें अंतर आएगा।